तो आज शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 32 और इसमें हम शुरू कर रहे हैं 2024 के जो आए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज ऑब्वियसली +3, क्योंकि Fe+3 3d5 होता है जो कि हाफ फिल्ड है। 45 आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम डाइक्रोमेट आयन कब क्रोमेट में कन्वर्ट होता है? तो आंसर है बेसिक मीडिया। चेंज ऑफ पीएच पे आपको ध्यान लगाना चाहिए। चेंज ऑफ पीएच का मोटा मोटा सार ये है कि अगर आप पर मैग्नेट में बेस डालते हो तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। ये पर्पल है, ये ग्रीन है। अब इसमें वापस एसिड डाल दोगे तो कम बैक टू पर्पल। ऐसे ही डाइक्रोमेट है, ऑरेंज है, क्रोमेट में कन्वर्ट होता है, येलो है। कब? बेस डालने पे एसिड डाल दोगे वापस कन्वर्ट हो जाएगा। ये बना लो बिकॉज लगातार काफी बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इकट्ठा एक बार लिख लो, मेरे पैकेज में दिया हुआ है, चेंज ऑफ पीएच के नाम से पढ़ाया हुआ है। फोर्टी सिक्स आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव थर्ड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल होगा? जहां पे दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फिल्ड सिचुएशन या फुल्ली फिल्ड सिचुएशन आई होगी। तो आंसर है मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज है 3d5 4s2। जब दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3d5। सो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि 3d5 में से फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड हमेशा दिमाग में रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज गोइंग टू बी टफ। फोर्टी सेवन आ रहा है, 47 आ रहा है, जिरकोनियम और हैफनियम को अलग करना मुश्किल है। ट्रू। रीजन दे रहा है जिरकोनियम हैफनियम का सिमिलर रेडियाई है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रू। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। 48, जिरकोनियम हैफनियम को अलग करना डिफिकल्ट है। ट्रू। जिरकोनियम हैफनियम रेडियो एक्टिव है। फॉल्स। दे आर नॉट रेडियो एक्टिव, इनका एटॉमिक नंबर काफी कम है। हैफनियम तो 72 है। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होती है 90 के बाद। 80 से 90 में एक दो एलिमेंट है, बाकी सब जो 90 के बाद आते हैं आपको पता है वो रेडियो एक्टिव है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। सी। ट्रांजिशन एलिमेंट की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ट्रू। ट्रांजिशन एलिमेंट का लो मेल्टिंग पॉइंट है। फॉल्स। तो हाई एटमाइजेशन क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होनी चाहिए थी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट, एटमाइजेशन सब चीजें हाई हैं इनकी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। पहला पार्ट आ रहा है 50th क्वेश्चन का। क्यूपरस क्लोराइड और क्यूपरिक क्लोराइड में कौन है जो एक्वस मीडिया में ज्यादा स्टेबल है और क्यों?
तो आपको बताया हुआ है एक्वस मीडिया में कॉपर प्लस 1 का तो बहुत बुरा हाल है जी, तो उसका आंसर है कॉपर 2 प्लस। लिखो रीजन, रीजन लिखो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर प्लस 1 इज वेरी लो। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर प्लस 1 इज वेरी लो। ये लिखकर आना है जो लिखवा रहा हूं। इट इज सो अनस्टेबल, it is so unstable that it disproportionate, it is so unstable that it disproportionate in aqueous media. It is so unstable that it disproportionate in aqueous media. ये इक्वेशन देकर आनी चाहिए, मैंने पहले भी लिखवाई हुई है। Cu2Cl2 का मतलब कॉपर प्लस 1 है, CuCl2 का मतलब कॉपर 2 प्लस है। सेकेंड आ रहा है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलर्ड इन द एक्वस मीडिया। तो रंग तो तभी आता है जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। पहला आ रहा है स्कैनियम 3 प्लस, काफी क्वेश्चनों में ये ऑलरेडी आ चुका है। 3s2 3p6 कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज कलरलेस। दूसरा आ रहा है फेरिक 3d5, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कलर्ड है। जिंक 2 प्लस 3d10, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलरलेस। फोर्थ फिर से प्रिपरेशन आप देख रहे हो, कोई साल नहीं छूटेगा जब वो प्रिपरेशन में ना जाए। तो वो कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाओगे, सोडियम क्रोमेट से। तो सोडियम क्रोमेट में एसिड डालते हैं, इससे सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। ये बोलने से और लिखने से कुछ भी नहीं होगा एक्चुअली, टू सिट डाउन। ये 1-1.25 घंटे का काम है, ये सारे रिएक्शनों को इकट्ठा लिखना, अपने नोट्स बनाना। ये ठीक है, JSR में आपको रेडीमेड खिचड़ी बहुत दी हुई है, लेकिन एक लड़ाई अपनी है, वो कोई नहीं आके भरपाई कर सकता। आपने 10 ईयर से सच्चाई की क्लासेस हैं, ये आपने देख लिया है कि ये चीजें आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत फोकस करना है और 1-2 घंटे इस पे लगा लो, ऐसे नोट्स बनाओ, रिएक्शन के लिए ही सिर्फ काम करो कि इसे कैसे याद करना है, किस प्रकार से मैनेज करना है।
देखा जाए तो सब कुछ पूछा हुआ है, मुझे तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिख रहा जो एनसीईआरटी में हो और कभी ना आया हो। ये ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी में जो बच्चे गरीब तबके के हैं, कम याद कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली यू फर्स्ट रिमेंबर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन पे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। प्रिपरेशन पे आया, चेंज ऑफ पीएच पे क्वेश्चन आप देख रहे हो हर अल्टरनेट साल में है, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो कोई रनिंग अवे नहीं है। कुछ टॉपिक को बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये उनमें से एक है, और ये तब है जब ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। 80% स्कूलों में जब वाइवा होगा प्रैक्टिकल का, तो भी वो यहीं से घुसेगा, क्योंकि ये जायज टॉपिक है। पोटेशियम परमैंगनेट सब कुछ दिया हुआ है, आपकी टाइट्रेशन भी पोटेशियम परमैंगनेट की है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉम्प्लीमेंट्री करता है उसको, क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तो वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आ रहा है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक बिहेवियर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है, उसके सारे पार्ट आपको ध्यान से करने चाहिए। 51 में तो फर्स्ट पार्ट के सारे पार्ट ही रिपीट हैं, यही ताकत है, मैं जैसे ताकत बोलता हूँ, ये ताकत है इस एक्सरसाइज की। इससे ये समझ में आ जाता है कि कितना ज्यादा रेपिटेशन है। तो जो बच्चे पीवाईक्यू नहीं कर रहे मैथ्स के, फिजिक्स के, मेरा भी मानना है फिजिक्स में आप पुअर लेवल पे पीवाईक्यू करते हो, ऐसा पीवाईक्यू नहीं कर रहे आप। 18 साल का आपको, तो आपकी तो फिजिक्स भी वीक है, आपको तो 20 साल का पीवाईक्यू करना चाहिए। और मैं ये दावे से कहता हूँ 20 साल का पीवाईक्यू मतलब है 75% पेपर रिपीट होगा, 75% पेपर। पर आप तो लास्ट 10 साल का पीवाईक्यू भी ढंग से नहीं कर रहे। थोड़ा आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे क्वेश्चन सारे धड़ाधड़ लाइन में लग के, इनफैक्ट देखा जाए तो आखिरी के 2 पार्ट भी आप पहले कर चुके हो। इसका मतलब ये साल 2024 में जिसने ये सेट दिया था, उसने अगर पीवाईक्यू करा है, वो तो फुल मार्क्स लेके बाहर निकल गया। इक्वेशन दोबारा लिखवा रहा हूं, क्योंकि रिएक्शन प्रैक्टिस जितनी हो कम हो, लेकिन आपको पता है ये ऑलरेडी आ चुका है। थोड़ी सी ताकत को समझो। ऐसे ही मेरा मैथ्स में मानना है कि भैया आप बहुत गलत मैथ्स पढ़ते हो, उठ पटांग क्वेश्चन कर ही जा रहे हो। आप देख तो लो, 10 साल, 15 साल, 20 साल का पेपर देखो। आप 20 पेपर करो दिल्ली बोर्ड के, आज से लेकर और आगे तक, वो 20 पेपर खुद सॉल्व करो। अब तो चैप्टर वाइज करने का समय भी चला गया मैथ्स में। मैथ्स में हमेशा ईयर वाइज पढ़ना चाहिए, मतलब मैथ्स में हमेशा फुल पेपर आपको करना चाहिए। जैसे एक कन्वेंशनल तरीका आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, वो जैसे पढ़ते थे वैसे ही मैथ्स पढ़ा जाता है, कि आप घड़ी लगाते हो, आप पेपर करते हो। मैथ्स में आपको उसी चीज की जरूरत है, क्योंकि ये आपने तजुर्बे से देख लिया, मैथ्स में स्पीड इशू है, आज भी है। जेई तो खैर आपको आता ही नहीं होगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, उसमें तो आप 5 मिनट में ही बाहर हो। लेकिन सीयूटी में भी ये लड़ाई है, बिट सेट में भी ये लड़ाई है, आपको आते होंगे क्वेश्चन, स्पीड इशू हो जाएगा। क्या बताना चाहिए, डाइक्रोमेट जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बनाता है, क्रोमियम +3। आयोडाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, आयोडीन। H+ का क्या बनता है, पानी। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। 2 क्रोमियम, 6, 14, 52। फेरस, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल आयन में से किसकी हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो है फेरस। फेरस में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। माइक का ध्यान रखो जो बच्चे लाइव बैठे हो। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। आप बिल्कुल भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के ट्रैप में मत फंसना, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। आप सियानी बात पकड़ना, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी, तो वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने मत बैठ जाना। मैंने यहां निकाल दी है ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। 53 बहुत ही फेमस क्वेश्चन मेरे पैकेज में दिया हुआ है, सब कुछ पैकेज से ही है, कुछ ऐसा है ही नहीं। यही तो जेएसआर की स्ट्रेंथ थी कि धक्के नहीं खाने पड़ने। 84 लाख योनियों से बचाया हुआ है। वो बच्चे आते हैं पहली बार 12 ज्वाइन करते हैं, वो कहते हैं इतनी मोटी बुकलेट दी थी सर ने, वो उसी से बेवकूफी से बाहर नहीं आते।
आज फिजिक्स में आपको बुकलेट पतली मिल गई तो तुमने अचार डाल लिया। 84 लाख यूनियों में घूम रहे हो, अपने नोट्स बनाओ, डेरिवेशन के अपने नोट्स बनाओ, एसर्शन रीजनिंग के अपने नोट्स बनाओ, न्यूमेरिकल्स के। आपको एक चीज दे देते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, उस वक्त समझ ही नहीं पाते लोग कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों बुकलेट मोटी है। जो पढ़ना है वो पढ़ना है, उससे ज्यादा थोड़ी दिया हुआ है। सब है तो एनसीईआरटी खुला खुला लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स हैं, ज्यादा जगह लेते हैं, कॉमन सेंस ही प्रिवेल नहीं करती। छोटी छोटी बातों में पूरा साल बीत जाता है आपका, बेवकूफियों में कि ये मोटी मोटी बुकलेट है, ये पतली बुकलेट है। अबे उल्लू के पट्टे पढ़ो उसको, काय की मोटी काय की पतली पतली बुकलेट होती है, पढ़ो। बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पैराग्राफ में, लाइन है, और ये बहुत आता है जेई नीट में भी, ये काफी रगड़ते हैं इसमें। क्या है? कॉपर 2+ आयोडाइड इज नॉट नोन। ये पहले आप लिख लो, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, ए आंसर है। अब कथा सुनो। CuCl2 बनता है, CuF2 बनता है, CuBr2 बनता है, ये सवाल है। CuI2 नहीं बनता, Cu2I2 बनता है। क्यों? क्योंकि जब कॉपर 2+ के सामने I- आता है, हमें ऐसा लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिडॉक्स रिएक्शन कर बैठते हैं। कॉपर 2+ की हो जाती है रिडक्शन, आयोडाइड की हो जाती है ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों आयन आमने सामने आते हैं, इनका ईएमएफ, नेट ईएमएफ पोटेंशियल ऐसा है कि दे अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन। कॉपर 2+ के सामने फ्लोराइड आता है, कुछ नहीं होता। कॉपर 2+ के सामने क्लोराइड आता है, कुछ नहीं होता, दे जस्ट कंबाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉपर 2+ के सामने Br- आएगा, कुछ नहीं होगा। रिडॉक्स रिएक्शन तब होता है व्हेन दे कम इन फ्रंट, बिकॉज दे हैव सच पोटेंशियल दैट E0 सेल बिकम पॉजिटिव। नतीजा, क्यूप्रिक चेंजेस टू क्यूप्रस, I2 गैस बाहर हो जाती है। बचे हुए आयोडाइड आयन, सारे आयोडाइड रिएक्ट नहीं करे होंगे ऐसा मानते हैं, बचे हुए आयोडाइड आयन कॉपर +1 के सामने आ जाते हैं। आपको पता है बनना क्या चाहिए? CuI, लेकिन ये ज्ञान भी दिया गया है कि कॉपर हमेशा अपने डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो CuI नहीं लिखते, इसको डाइमर लिखते हैं, Cu2I2। बनाओ, लिखो ये सब, ये जेई नीट के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं क्यूपरिक आयोडाइड नहीं बनता CuI2, क्यूपरस आयोडाइड बनता है। Cu+ आयन को नॉर्मली डाइमर की फॉर्म में लिखा जाता है। पीछे भी एक क्वेश्चन आया था अभी, उसमें लिखा हुआ था Cu2Cl2 या CuCl2, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो हमेशा क्यूपरस आयन एग्जिस्ट एज डाइमर, हमेशा वो Cu2 फॉर्म में दिखाया जाता है। खैर आगे बढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है ये 54। ए पार्ट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 की कॉपर +1 स्टेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। अगला आ रहा है Cr2+ या Fe2+, कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है और क्यों? आंसर लिखो। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट थोड़ी बारीक नजर चाहिए इसमें। लिखो, पहले जवाब हो जाए। Cr2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2+ is stronger reducing agent because reducing agent वही अच्छा होता है जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए। Cr2+ is stronger reducing agent because it easily get oxidized to Cr3+, because it easily get oxidized to Cr3+, has higher oxidation potential,
has higher oxidation potential as compared to ferrous, which has lower oxidation potential as compared to ferrous, which has lower oxidation potential hence is not good oxidizing, hence not good reducing agent, hence not good reducing agent. ये डाटा देके आ सको तो सुपर्ब है, लेकिन ऑब्वियसली कौन याद कर रहा है इतना, बात तो इसकी भी आ जाती है। हालांकि 2+ से 3+ इज ए फेमस डाटा, 2-3 क्वेश्चन ही है ये। मैंगनीज आप याद होगा आपको, मैंगनीज, क्रोमियम और आयरन, आज तक जितने सवाल आए हैं इन 3 पे आए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये 3 दे रखे हैं। तो जो सियाने बच्चे बैठे हैं टॉपर ग्रेड के, आपको डाटा याद करना चाहिए। अब डाटा में आपको क्या दिख रहा है वो आप देख लो। डाटा में आपको ये दिख रहा है कि फेरस से फेरिक की ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल माइनस है, लेकिन Cr2+ से Cr3+ बनने की क्षमता प्लस में है। यही हमने लिखवाया है कि क्रोमियम 2+ आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, फेरस को ऑक्सीडेशन में दिक्कत आती है। हालांकि दोनों अपनी स्टेबल स्टेट में जा रहे हैं। क्रोमियम की स्टेबल स्टेट कौन सी है? +3, वेरी गुड। आयरन की स्टेबल स्टेट कौन सी है? +3, वेरी गुड। अपनी स्टेबल स्टेट में जा रहा है, फिर भी पोटेंशियल नेगेटिव है। कारण, क्योंकि बार बार समझाते हैं पोटेंशियल निकालने का मतलब है 3 चीजों को ऐड करना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, क्योंकि यहां 3 इलेक्ट्रॉन की लड़ाई है, प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। उन सबका निचोड़ इसका नेगेटिव है। कारण, क्योंकि आगे बढ़ने पे साइज छोटा होता है। क्रोमियम के मुकाबले आयरन का साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे पकड़ ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी एफर्ट ज्यादा लगती है। इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू क्रोमियम। नतीजा क्या निकलता है? पोटेंशियल एक्चुअली बिकम स्लाइटली नेगेटिव। इसीलिए फेरस से फेरिक की ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल नेगेटिव है। हालांकि फेरिक ही स्टेबल स्टेट है, लेकिन इसका बनना मुश्किल है। कई बार चीजें स्टेबल होती है, उनका बनना मुश्किल होता है, उनमें से ये एक केस माना जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सी पार्ट, सी तो खैर कितनी बार आ गया, बार बार मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में ही पता नहीं कुछ खास था जो बहुत रिपीट होता है, उसके जो 5-6 पार्ट थे। अगला आ रहा है केमनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है एसिडिक मीडिया में। राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द सपोर्ट। आंसर लिखो। लिखो परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन act as strong oxidizing agent in acidic media. Permanganate ion act as strong oxidizing agent in acidic media due to higher reduction potential. कोई भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो आप लाइन लिखकर उसके लिए हमेशा आ सकते हो। ड्यू टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इट इजिली गेट रिड्यूस टू Mn2+, जो कि आपको पता है मैंगनीज की धमाकेदार स्टेट है। इट इजिली गेट रिड्यूस, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना है तो रिडक्शन जल्दी करनी चाहिए, होनी पड़ेगी। इट इजिली गेट रिड्यूस टू Mn2+, which is highly stable, which is highly stable state of manganese, which is highly stable state of manganese.
पर मैग्नेट जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है तो बनाता है Mn2+, और ये इक्वेशन आप देकर आओगे। नेक्स्ट आ रहा है, नेम द मेटल इन द फर्स्ट सीरीज जो +1 स्टेट दिखाता है। आप देखो आपके पास ये क्वेश्चन में चॉइसेस थी, बड़ा कम हुआ है जब ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ये कुछ लास्ट ईयर से पैटर्न बदला है। आगे क्या होता था, 5 नंबर के क्वेश्चनों में चॉइस आती थी। इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का दिया, उसमें चॉइस नहीं दी, वो डी ब्लॉक का था। उन्होंने ये कह दिया इनमें से तुम कर लो, मतलब इसमें इसके 8 या देखो 7 पार्ट दे दिए, 7 में से 5 कर लो, लेकिन ऐसा नहीं किया कि 5 वर्सेस 5 दे दिया कि ये 5 कर लो या ये 5 कर लो। तो आपको यू नीड टू बी क्लेवर इन चॉइसेस। अब सबसे बेस्ट पार्ट ये था अगर आप ये कर पाते, क्योंकि इसमें तो रीजन भी नहीं मांगा, जवाब आपको आता है। ये बताओ कौन है जो +1 स्टेट दिखाता है? आंसर लिखो, कॉपर, दैट्स इट। तो ई पार्ट का आंसर है कॉपर। रीजन उसने मांगा नहीं है, मांगेगा तो आप बोल दोगे जी 3d10 है। एफ पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, जी पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। आप देखो कैसे क्वेश्चन नंबर 1 छाया हुआ है। एफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट पार्ट भी इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहां पे हमारा डी एंड एफ ब्लॉक खत्म होता है।